Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। देखो हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने पहला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर क्या पढ़ना था हमें, तो प्लांट का कोऑर्डिनेशन देखना था। क्लियर है ना। प्लांट में कोई न्यूरल कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन ही देखना था हमें। तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ लगभग 8 वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया है। क्लियर है ना, और वो भी बिल्कुल डिटेल में। तो सेकंड यहाँ पे आज शुरू करेंगे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन किसका, तो एनिमल का। आ रहा समझ में। एनिमल अब पढ़ने जा रहे हैं। एनिमल को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला भाग होगा हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन, दूसरा जो पार्ट होगा हमारा वो क्या होगा, न्यूरल कोऑर्डिनेशन। क्लियर है ना। सभी चीजों को पढ़ेंगे पढ़ेंगे एनसीईआरटी में देखो न्यूरल कोऑर्डिनेशन पहले दे रखा है। क्लियर है ना, कोई नहीं उससे मतलब है, हम पूरा ही पढ़ेंगे, पूरा ही कवर करेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम देखने जा रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन किसका, तो एनिमल का। यहीं पे समझोगे पहले कि किस तरीके से इस सेक्शन को हम डील करेंगे। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। यहाँ लिख लोगे साथ ही में। तो आज का यही हमारा टॉपिक हो गया। क्या हो गया, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, ये आज देखने जा रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझोगे केमिकल कोऑर्डिनेशन है क्या। तो कोऑर्डिनेशन तो समझ रहे हो ना। अब तो ये बेसिक पॉइंट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। कोऑर्डिनेशन जैसे क्या होता है, होम्योस्टेसिस क्या होता है, समझते हो ना आप तो ये सब। तो कोऑर्डिनेशन देखने जा रहे हैं, यानी कि बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सभी के बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो रहा है। कैसे, तो केमिकली, अरे समझ में, केमिकल के हेल्प से। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेना पहले, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें लिख लोगे एक पॉइंट, बस सिंपल सा। इट इज ब्रॉट अबाउट by secretion of endocrine glands। क्लियर है ना। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा कैसे, तो बाई सिक्रीशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, ध्यान दोगे यहीं पे, इस सिक्रीशन में बेसिकली क्या सिक्रीट होगा, तो हॉर्मोन्स। क्या सिक्रीट होगा, तो हॉर्मोन्स। ये क्लियर हुआ इतना। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम पढ़ेंगे ना वो हॉर्मोन्स को पढ़ेंगे। हॉर्मोन्स देखेंगे यहाँ पे, डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स। वो आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है, और बीच में वो फंक्शन क्या कर रहा है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे समझोगे एक बात आया है इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या पॉइंट आया है, इंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले ना इस टॉपिक को समझने के पहले हम देखेंगे कि ये इंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है, या यूं कहो इंडोक्राइन ग्लैंड से भी पहले हम देखेंगे कि ये ग्लैंड क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं ग्लैंड को ही, कि ग्लैंड होता क्या है। तो हेडिंग डालोगे सिंपल सा, ग्लैंड्स। ठीक है ना। तो देखो ग्लैंड कोई टिश्यू भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है। क्लियर है ना। जो कि सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स सिक्रीट करेगा। यहाँ पे देखो एक वर्ड मैंने यूज किया, सिक्रीट करना, है ना। एक देखो सिक्रीट करना होता है, एक होता है एक्सक्रीट करना। इन दोनों में अंतर है। सिक्रीट करना का मतलब क्या हुआ, कि जैसे मान लो ये कोई सेल टिश्यू या ऑर्गन है, कुछ भी मान के चलो आप, इसके अंदर एक केमिकल बना। ठीक है ना। और ये केमिकल इसने रिलीज किया, दिस इज कॉल्ड सिक्रीशन। अरे समझ में, प्रोड्यूस यही हो रहा है। लेकिन एक्सक्रीशन में बात फिर अलग हो जाता है। जैसे किडनी में देखो एक्सक्रीशन करता है ना, तो किडनी में कौन सा यूरिया बनता है, नहीं ना। यूरिया तो लीवर में बनता है। किडनी ने बस क्या करता है, क्या किया उसने, तो बस फिल्टर किया। आ रहा समझ में। तो देर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे सिक्रीशन वर्ड मैंने यूज किया था। ठीक है ना। अब देखो ग्लैंड्स क्या होता है, तो ग्लैंड्स आर सेल, टिश्यू और ऑर्गन which secrete certain type of chemicals which perform some specific functions। तो यहाँ पे लिख लोगे, इसका डिफिनेशन लिख लोगे सिंपल सा। ग्लैंड्स आर सेल्स कॉमा टिश्यू और ऑर्गन्स, है ना, which secrete certain chemicals that
that perform different that perform some functions लिख लो यहाँ पे simply that perform some functions in our body। क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, ग्लैंड्स के भी टाइप्स हो जाते हैं। क्लियर है ना, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा देखोगे टाइप्स, तो ग्लैंड्स के जो टाइप्स आएंगे ना, उसमें देखो 3 टाइप पढ़ना है हमें। ग्लैंड्स के कितने टाइप पढ़ने हैं, तो 3 टाइप। तीनों का नाम लिखो, फिर मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहला जो होगा वो होगा तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है ना। दूसरा जो होगा वो होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड द थर्ड वन इज हेटेरोक्राइन। क्लियर है ना, या इसी को मिक्सोक्राइन भी बोलते हैं। हेटेरोक्राइन को ही क्या बोलते हैं, तो चाहो तो लिख सकते हो मिक्सोक्राइन। अब देखो इसको समझोगे एक एक करके, ठीक है ना। ये सब बेसिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिकली हमारा जो टॉपिक शुरू होगा, मेन टॉपिक, वो होगा जब हम हार्मोन पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन उसे पढ़ने के लिए ये जरूरी है ना, और क्वेश्चंस इधर से भी आते हैं। ये समझ लो एक तरह से इंट्रोडक्शन है, लेकिन क्वेश्चंस बनते हैं इधर से। तो ध्यान से देखते चलोगे बस। यहाँ पे मैंने 3 ग्लैंड का नाम लिखा है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और क्या है, हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन का यहीं पे एग्जाम्पल लिख लेना। यहाँ पे ज्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है। यहाँ पे सिंपली आप याद रखोगे एक पैनक्रियाज को। क्लियर है ना। तो यहाँ पे याद रखना बस एक पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या हो गया, हेटेरोक्राइन ग्लैंड हो गया। क्या होता है हेटेरोक्राइन, थोड़ी देर में समझा रहा हूँ, देखना। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ही बेसिकली है। अगर दोनों मिला हुआ है ना, सो दैट इज कॉल्ड मिक्सोक्राइन। देखो ना, मिक्सोक्राइन या हेटेरोक्राइन, मिक्स है भाई। इंडो एक्सो दोनों है, आ रहा समझ में। तो जिसका नेचर दोनों हो, एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी, सो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली मिक्सोक्राइन या हेटेरोक्राइन बोलेंगे। इसको जल्दी से नोट करो, मैं इसे ऊपर से इरेज कर रहा हूँ। फिर इसके बाद देखो मैं बेसिकली इसे करूंगा क्या, मैं इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों को एक साथ लेके चलूंगा। बीच में डिफरेंस देख लेंगे हम। डिफरेंस में इसके डिफिनेशंस और सारी चीज आ जाएंगे। और हेटेरोक्राइन को तो हमें समझना ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों जब हम समझ लेंगे तो हेटेरोक्राइन ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा। तो इसे मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। तो देखना, हम देखने जा रहे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड डिफरेंस के फॉर्म में, ठीक है ना। तो एक साइड में लिख देता हूँ इंडोक्राइन ग्लैंड, और दूसरे साइड में क्या लिख देता हूँ, एक्सोक्राइन। क्लियर है ना। इसे मैं ट्यूबुलर फॉर्म में यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट ये समझना कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना, वो जो भी केमिकल सिक्रेट करता है उसे हम हार्मोन्स बोलते हैं। क्लियर है ना। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लोगे, ऐसे लिख लो, देयर सिक्रीशन इज कॉल्ड हॉर्मोन्स। और यहाँ एक्सोक्राइन में क्या लिख लोगे, एक्सोक्राइन में लिख लोगे देयर सिक्रीशन इज कॉल्ड, तो क्या, तो एंजाइम्स। एंजाइम्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है लाइफ प्रोसेस के डाइजेशन वाले पोर्शन में। क्लियर है ना। तो एंजाइम्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे तो बस हम बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं ना इन दोनों ग्लैंड में। लेकिन जो भी एंजाइम निकलेंगे ना, उसके बारे में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। क्योंकि देखो आपने पढ़ चुका है ना, पेप्सिन, पेप्सिन पढ़ चुके होगे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, है ना, बहुत सारी चीज पढ़ चुके हो। तो वही सब चीज बेसिकली उसमें आता है। दूसरा पॉइंट देखोगे कि एंडोक्राइन जो होते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होते हैं। यानी इस पॉइंट में लिखोगे दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। और यहां अगर बात करें तो दे हैव डक्ट्स। क्लियर है ना। यहाँ डक्ट नहीं है तो डक्टलेस हो गए, और इनके पास डक्ट है। अब देखो डक्ट है तो यहीं से समझना अगला पॉइंट। डक्ट मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा ना, तो सीधा सा ट्यूब समझो, पाइप समझो। क्लियर है ना। अब देखो, जैसे ये देखो एक ग्लैंड है, ये क्या है, एक सिंपल सा ग्लैंड है। इसके अंदर कोई केमिकल बना, वो एंजाइम है, हार्मोन है, मुझे मतलब नहीं है।
ये यहाँ से रिलीज हो रहा है। अगर रिलीज होते समय कोई डक्ट का यूज हो, मतलब कि यहाँ से इस डक्ट से होके रिलीज हो रहा है, आ रहा समझ में? सो ये ग्लैंड कहलाएगा तुम्हारा, देखो डक्ट है ना तो इधर एक्सोक्राइन, क्लियर है। और अगर डक्ट नहीं है, मतलब सीधा सीधा रिलीज हो रहा है, तो अपने बाहर के इन्वायरमेंट में बस सीधा सीधा रिलीज कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? तो डक्टलेस ग्लैंड यानी एंडोक्राइन ग्लैंड। अब यहीं पे समझ लेना, अगर डक्ट है, ध्यान से देखो डक्ट है, तो इस डक्ट से डायरेक्ट जहाँ पे पहुँचाना है ना इस हार्मोन या एंजाइम जो भी है, वैसे एक्सोक्राइन है तो एंजाइम ही है बेसिकली, तो इस एंजाइम को जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक ये डक्ट से ऑलरेडी पहुँचा देगा। आ रहा है समझ में? इस डक्ट के हेल्प से अपने टारगेट साइट, उसको टारगेट साइट बोलते हैं, जहाँ पे भी उस एंजाइम या हार्मोन का यूज होना है ना, उसे टारगेट साइट बोलते हैं। तो ये टारगेट साइट के पास डायरेक्टली पहुँचा के ही मानेगा। लेकिन अगर वही इधर की बात करें तो ये टारगेट साइट तक नहीं पहुंचाएगा, ये सिंपली क्या करेगा? अपने से बाहर निकाल देगा। तो बाहर में क्या है? सिंपली ब्लड ही है ना, बॉडी में तो ब्लड ही है सिंपली। तो यानी कि ये जो है अपना सिक्रीशन ब्लड में निकालता है, और ये कहाँ निकालता है? तो इस डक्ट में निकालता है। इस डक्ट से ये टारगेट साइट तक जाता है, यानी डक्ट प्रोवाइड ए पाथ। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो ब्लड है ना, वो हेल्प करेगा उसे टारगेट साइट तक पहुंचने में। आ रहा है समझ में? तो यहीं पे लिख लोगे, देखो डक्ट लिख लिया ना, यहीं पे लिख लोगे। They secrete enzymes into duct which help in carrying them to टारगेट साइट। टारगेट साइट क्या है भाई? तो टारगेट साइट वो सेल, टिश्यू या ऑर्गन है जहां पे कि कोई भी केमिकल यानी ग्लैंड का सिक्रीशन यूज होगा, यूटिलाइज होगा। अगर नहीं पता है तो इसे लिख लोगे यहीं पे, टारगेट साइट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसे बॉक्स बना के इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज सेल कॉमा टिश्यू और क्या तो ऑर्गन वेयर द secretion of glands is going to be used। आराम समझ में? जहाँ पे कि ग्लैंड का सिक्रीशन जो भी है, वो एंजाइम या हार्मोन कुछ भी है, ये टारगेट साइट इसके लिए भी होगा। सेम डिफिनीशन क्लियर है ना? मैंने यहाँ पे भले ही लिख दिया लेकिन दोनों के लिए ये डिफिनीशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट को इधर भी तो लिखना होगा ना हमें। तो यहाँ पे देखो ये कहाँ सिक्रीट कर रहा था? तो ये सिक्रीट कर रहा था डक्ट में। ये क्या है? तो दे सिक्रीट हॉर्मोन्स, एक मिनट, they secrete hormones directly into कहाँ तो ब्लड स्ट्रीम, from where they reaches to the टारगेट साइट। यहीं से ना पहुंचेगा अपने टारगेट साइट पे। क्लियर है ना? किसकी मदद से? तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड, चाहो तो लिख सकते हो। तो ये ब्लड के मदद से क्या होगा कि पूरे टारगेट साइट तक पहुंचेगा। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ डायरेक्टली ये डक्ट है और उसको डायरेक्टली टारगेट साइट तक पहुंचा के ही मानेगा। क्लियर है ना? डक्ट देखो, डक्ट डायरेक्ट हेल्प कर रहा है उसे टारगेट साइट तक पहुंचाने में। अब देखो यहीं पे समझना, यहाँ पे देखो डक्ट है, तो डक्ट के हेल्प से जा रहा है टारगेट ऑर्गन के पास। तो यहाँ एक चीज और याद रखोगे कि डक्ट वाले यानी एक्सोक्राइन में हम लोग, एक्सोक्राइन में जो टारगेट साइट होता है ना, वो ग्लैंड के काफी दूर दूर नहीं होता है, नजदीक होता है। तो उस पॉइंट को इस तरीके से लिख लेना, देयर टारगेट साइट्स
are not so far from them। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया है कि इसके टारगेट साइट ज्यादा दूर नहीं होंगे, नजदीक होंगे। क्लियर है ना? लेकिन अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, सॉरी, देयर टारगेट साइट्स आर जनरली सिचुएटेड फॉर फ्रॉम देम। इनसे क्या होगा तो दूर होगा। लेकिन देखो जब ब्लड का यूज कर रहा है तो ब्लड के यूज करके तो कहीं भी पहुंच सकता है ना, चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो बॉडी में, क्योंकि ब्लड के साथ सर्कुलेशन जो चल रहा है वो आपको पता है पूरे ही बॉडी में चल रहा है, और वो भी एक स्पीड में। एक हमारा ब्लड प्रेशर होता है ना, क्लियर है ना, तो उसी स्पीड से पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट कर रहा है। देखते हो तुम्हारे ये क्या बोलते हैं डॉक्टर लोग जो इंजेक्शन देते हैं ना, तो वो भी दो तरह का होता है। क्या होता है, इंट्रामस्कुलर, द सेकंड वन इज इंट्रावीनस। तो वीन्स में जो इंजेक्शन पड़ता है ना वो बहुत जल्दी असर करता है, क्योंकि वीन्स मतलब ये देखते हो ना, यहाँ पे ऐसे करके कुछ दबा देते हैं, यहाँ पे नस दिखने लगता है और यहीं पे इंजेक्शन देते हैं। तो दिस इज द वीन, पता है आपको? इस वीन में जब इंजेक्शन पड़ता है सो दैट मीन्स वो ब्लड में गया डायरेक्टली, और ब्लड में गया दैट मीन्स वो पूरे बॉडी में ही फैल गया। क्लियर है ना? और बहुत ही जल्दी फैल गया, तो असर भी तो जल्दी करेगा ना। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। बस अब हमें क्या करना है, सिंपली एग्जाम्पल लिख लेना है। तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल लिखो, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको? चलो ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड में देखो आप लिखो थायराइड ग्लैंड, आगे लिखो पैराथायरॉइड ग्लैंड, आगे लिखो आप एड्रिनल ग्लैंड। चलो ईटीसी लगाओ। अभी मैं लिस्ट ही बनाऊंगा थोड़ी देर में, मैं अभी लिस्ट ही बनाऊंगा जितने भी होते हैं तुम्हारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर है ना? एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या लिखोगे? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में देखो क्या होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड में तुम्हारा, सॉरी, तुम्हारा हो जाएगा टीयर ग्लैंड, तुम्हारा हो जाएगा मैमरी ग्लैंड, तुम्हारा हो जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर टीयर ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकल रहा है? भाई आपने तो यहाँ बोला एंजाइम निकालता है। क्लियर है ना? तो देखो बेसिकली वहां भी कुछ सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो एंजाइम की तरह काम करता है। क्लियर है ना? तो बेसिकली एंजाइम बोलो, या फिर यहाँ पे आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो कि दे सीक्रेट एंजाइम्स एंड सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स। क्लियर है ना? लाइक टीयर, मिल्क। क्लियर है ना? ये सब आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करना, यहाँ लिख ही लेना एक्चुअली थोड़ा सा। और एंजाइम्स हो गया ना, एंजाइम्स लिख लो, म्यूकस ऐड कर लो। क्लियर है ना? टीयर ऐड कर लो। ठीक है, सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऐड कर लो, सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। क्लियर है? अब एटीसी लगा लो यहीं पे। अब तो क्लियर है ना? चलो, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। एक बार जल्दी से देख लो, इसके सिक्रीशन हार्मोन्स होते हैं, उसके एंजाइम्स होते हैं, या और भी चीजें होती है। क्लियर है? इसमें डक्ट नहीं होता है, इसमें डक्ट होता है। डक्ट नहीं होने की वजह से ये डायरेक्ट ब्लड में निकालता है और ब्लड के हेल्प से टारगेट ऑर्गन के पास जाता है। इसमें डक्ट है भाई, तो डक्ट के ही हेल्प से टारगेट ऑर्गन के पास पहुंच जाएगा। लेकिन डक्ट ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा ना, तो इसलिए जो टारगेट ऑर्गन है, जो टारगेट साइट है, वो उनके नजदीक होंगे, यानी कि ज्यादा दूर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे दूर भी है तो कौन सा फर्क पड़ रहा है, ब्लड से ही तो जा रहा है, तो ब्लड तो कहीं भी लेके जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो नेक्स्ट पॉइंट का तो बस एग्जांपल है ना, तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। तो इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो एक चीज समझोगे, अगर आपको नोट करने में कभी ज्यादा टाइम लग रहा हो ना, तो फिर आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है ना? तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसे बाद में आप नोट कर सकते हो। आ रहा है समझ में?
तो ये हमारा इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखते हैं हम लोग, अब देखो यहाँ पे ना हार्मोन्स देखेंगे और उसके कुछ कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ कितने इंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने हैं हमें, उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो देखना यहाँ पे, अब हम लोग देखने जा रहे हैं हार्मोन्स क्या होते हैं और उसके कैरेक्टर्स देखेंगे, और साथ ही साथ सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स का लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे, जिसे हम कि मतलब नेक्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला यहाँ पे जो टॉपिक हो जाएगा कि हार्मोन्स क्या है। आ रहा है समझ में, हार्मोन्स होते क्या हैं। तो हार्मोन्स बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस है, आपको पता है, जो कि रिलीज कहाँ से हो रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड से। कहाँ रिलीज हो रहा है, तो ब्लड में, और ब्लड से कहाँ जा रहा है, तो टारगेट साइट के पास जा रहा है। टारगेट साइट के पास जाके कर क्या रहा है, तो कुछ कुछ कर रहा होगा भाई, क्लियर है ना। वो क्या कर रहा है ना, उसी को तो बेसिकली हम इस चैप्टर में देखेंगे, इस पोर्शन में उसी को तो देखेंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो आज बस इसका डेफिनेशन देखो, लिखना यहाँ पे, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स और informational molecules produced by, कहाँ से, तो एंडोक्राइन ग्लैंड, produced by endocrine glands, comma released into, कहाँ निकलता है, तो ब्लड में, फ्रॉम वेयर, यहां से कहाँ जाता है, अपने टारगेट साइट के पास, फ्रॉम वेयर दे रीचेज टू देयर टारगेट साइट्स, और टारगेट साइट पे जाके कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, क्लियर है ना, कुछ रिएक्शंस वहां पे कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं ना, उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है। आ रहा समझ में, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है मैसेंजर, नहीं, यहाँ पे मैंने एक वर्ड किया है मैसेंजर। मैसेंजर में भी कैसा, तो केमिकल मैसेंजर या फिर इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल। अब ये है क्या भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखो, मैसेंजर समझते हो ना आप, मैसेंजर नहीं समझते हो तो फेसबुक मैसेंजर तो जरूर समझते हो गया ना। फेसबुक मैसेंजर एक ऐप होता है जो फेसबुक के थ्रू लॉगिन किया जाता है और जिससे ना चैट करते हैं हम लोग। दैट मीन्स हो क्या रहा है, मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है, मैसेज किसी को भेज रहे हैं, उधर से फिर मैसेज हमारे पास वापस आ रहा है, यानी दैट मीन्स बातचीत हो रहा है। आ रहा है समझ में, या फिर उस मैसेज में यूं कहो कि कुछ इंफॉर्मेशन है, क्लियर है ना। तो देख रहे हो, दोनों वर्ड इस यहीं पे मैंने यूज किया है, तो ध्यान से समझना। कोई केमिकल जो कि ग्लैंड से निकला है, खास करके किस ग्लैंड से, तो इंडोक्राइन ग्लैंड से, उस ग्लैंड से जो केमिकल निकला है ना, वो एक्चुअली में कोई केमिकल नहीं है, वो क्या है, एक मैसेंजर है। उस केमिकल में ना कोई मैसेज छिपा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन कोड्स, ऐसे समझ लो आप, और उस मैसेज को पढ़ेगा वही जो उसका टारगेट साइट होगा। ये बात समझो पहले, टारगेट साइट पे वो जाएगा ना वो केमिकल, तो उसको फिर पढ़ा जाएगा, उसको रीड किया जाएगा कि आखिर ये केमिकल कहना क्या चाहता है, इस केमिकल में कौन सा इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है, क्लियर है ना। और उसी के अकॉर्डिंग वहां पे सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शंस विल टेक प्लेस, क्लियर है। और जिसकी वजह से क्या होगा, तो हमारे बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है ना, उसको रेगुलेट किया जाएगा। थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना, फील आना चाहिए, क्लियर है। पढ़ने के तो बहुत जगह पढ़ सकते हो, लेकिन समझना चाहिए। तो यहाँ पे इतना समझ में आया आपको कि ये क्या है, केमिकल मैसेंजर या इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहा है, ब्लड में निकल रहा है, जा कहाँ रहा है, टारगेट साइट पे है। टारगेट साइट पे जाके करेगा क्या, तो उसको रीड किया जाएगा उस मैसेज को, और उसके अकॉर्डिंग वहां पे कुछ फंक्शन किया जाएगा। और समझ में, वहां पे जाके कुछ रिएक्शन कॉज करेगा। इतना समझ में आया ना। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेना, इसको स्टार बना के लिख लो आप। The first discovered hormone is secretin। secretin एक हार्मोन है
जो कि सबसे पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है, किसने किया था? तो बाई बेलिस एंड स्टार्लिंग। कब किया था? तो 1902 में, 1902 में सबसे पहला। दिख नहीं रहा है सही से? कोई नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ। 1902 में सबसे पहला जो हार्मोन है एनिमल में, बेसिकली है ना, प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग एनिमल पढ़ रहे हैं ना। तो एनिमल में 1902 में बेलिस और स्टार्लिंग ने सेक्रेटिन नाम का हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर किया था। क्लियर है ना? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये हार्मोन समझ गए, यहाँ पे मैं एक अलग से पॉइंट बता रहा हूँ, इसे भी समझोगे क्या होता है। और ये कुछ है नहीं, बस एक टॉपिक है छोटा सा, एंडोक्राइनोलॉजी। देखो, इस बात को समझना, हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना इस सेक्शन में, हमारे सेक्शन का नाम क्या था? सबसे पहला हेडिंग मैंने क्या दिया था? केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। या उसी को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं ना तो एंडोक्राइनोलॉजी है। और समझ में? तो बेसिकली हम एंडोक्राइनोलॉजी देखेंगे, और अभी तक जो देख रहे थे ना, वो इस एंडोक्राइनोलॉजी को पढ़ने का एबीसीडी था। दैट मीन्स छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हमें एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ने में हेल्प करेगा। जैसे देखो, अगर मैं डायरेक्ट शुरू कर देता एंडोक्राइनोलॉजी और आपको पता ही नहीं है हार्मोन्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, ये सब बेसिक डिफरेंस, टारगेट साइट क्या होता है, अगर मैं वहां पढ़ाते पढ़ाते बोल दूं कि ये टारगेट साइट पे जाके ये काम करेगा, तो फिर आप चौंक जाओगे ना कि भाई ये टारगेट साइट क्या बोल रहे हो आप। क्लियर है ना? तो बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं, ठीक है ना। हम देखो, कोई भी वीडियो देखो मेरा, हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं और बिल्कुल अपर तक जाते हैं, जितना कि आपको समझ में आए। क्लियर है ना? बोर्ड भी कवर करते हैं हम, साथ ही साथ थोड़े बहुत सिलेबस अगले क्लास का भी होता है हमारा, ठीक है। और वो आप ही के लिए होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आपको बायो ऑप्ट करना है तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बेसिक चीजें ना क्लियर होनी चाहिए अंदर से, जब आगे भी आप पढ़ो ना तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि चलो कुछ भी हम मतलब हार्ड नहीं पढ़ रहे हैं, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल आसानी से निकल रहा है। तो चलो देखते हैं एंडोक्राइनोलॉजी है क्या। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, the branch of science which deals with endocrine glands, comma, their secretions। इस सिक्रीशन में किसकी बात की जा रही है? हॉर्मोन्स की। क्लियर है ना? एंड एंड देयर, एंड ऐसे लिख लो, एंड फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ हॉर्मोन्स। क्लियर है ना? तो एंडोक्राइनोलॉजी इज बेसिकली ए साइंस विच डील्स विद एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसके सिक्रीशंस। सिक्रीशंस में बेसिकली किसकी बात हो रही है? तो सिक्रीशंस में बेसिकली हार्मोन्स की बात हो रही है। आराम समझ में? हार्मोन्स एंड द इफेक्ट ऑफ हार्मोन, यानी उसके फंक्शंस क्या है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं बॉडी पे। क्लियर है ना? इसी को देखने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ना, हार्मोन्स की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको देखेंगे यहाँ पे। इसे मैं इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लोगे, ठीक है। बस थोड़ा सा बच रखा है, ठीक है ना, आज के लिए। तो देखते हैं हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जा रहे हैं, किसके? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्मोन्स। किसके कैरेक्टर देखने जा रहे हैं? तो हॉर्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि दे आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर है ना? पहला पॉइंट लिख लो, they are secreted by endocrine glands। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, they are secreted directly to the blood stream। कहाँ निकलता है? तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे,
दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक, देखो टारगेट साइट की बात की जा रही है, दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक सेल कॉमा टिश्यू और ऑर्गन, यानी इसी को हम बोलते हैं क्या, तो टारगेट साइट। तो ये कहाँ जाके काम करेगा, तो सिंपली टारगेट साइट पे काम करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दे फंक्शन एज केमिकल मैसेंजर्स। नेक्स्ट लिखोगे इसके बाद, दे एक्ट स्लोली, क्या हो गया, ये क्या काम करेगा, तो स्लोली काम करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो यहीं पे लिख लेना, विथ एन एक्सेप्शन ऑफ क्या, तो एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या है यहाँ पे, तो एक एक्सेप्शन है, ठीक है, से अंडरलाइन कर लो। एड्रेनलिन एक एंजाइम सॉरी हार्मोन ही है, ठीक है ना, लेकिन ये फास्ट काम करता है, ठीक है ना, ये स्लोली नहीं काम करता, ये फास्टली काम करता है। चलो आगे देखना, इसी में लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, दे आर नॉन न्यूट्रिशियस इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है, तो न्यूट्रिशियस बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मत सोचना कभी कि इसका डाइजेशन करके हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्लियर है ना। ये जहां भी यूटिलाइज होता है ना, जहां भी इसका यूज होता है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ये या तो ब्रेक डाउन हो जाता है, या फिर वहां पे ये मतलब इनका यूटिलाइजेशन हो जाता है, सिंपली वहां पे ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बस यही था यहाँ पे, लेकिन इसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है, आप याद रखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दे टेक पार्ट इन स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसका मतलब समझोगे, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस समझते हो ना, बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, जैसे ब्रीदिंग हो रहा है, जैसे डाइजेशन हो रही है, और भी चीजें जो भी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, क्लियर है ना। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को या तो ये स्टिमुलेट कर सकता है, स्टिमुलेट मींस बढ़ावा दे सकता है, या तो उसको इनहिबिट कर सकता है, या तो उसको रोक सकता है, क्लियर है ना। इवन जो हमारे हार्ट बीट भी होते हैं ना, वहां पे भी तो कंट्रोल करते हैं ना कुछ कुछ हार्मोन्स, देयर आर सर्टेन हार्मोन्स, जैसे एड्रेनलिन ही एक हार्मोन है, एड्रेनलिन जब निकलता है तो याद करो हार्ट बीट बढ़ जाता है, क्लियर है ना, और ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों को एक एक करके देखेंगे, अभी तो बस शुरुआत है ना, अभी बस शुरुआत है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को हम समझेंगे आगे जाके, ठीक है ना। जब चेंज हो रहा होगा ना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बीएमआर घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब चीजों को देखेंगे एक एक करके, लेकिन अभी नहीं, अभी बस सिंपली आप इसे याद रखना, ठीक है। आगे देखो, इसी में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी में लिख लेना, they are harmful to our body if present in less or excess amount। ये जरूर याद रखोगे। देखो, एक ऑप्टिमम वैल्यू होना हार्मोन का हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। ऑप्टिमम मीन्स समझ रहे हो ना, न ज्यादा ना कम, क्लियर है ना, जितना चाहिए उतना ही, ठीक है। यहाँ पे समझोगे, अगर अगर इसका जो कंसंट्रेशन यानी जो प्रेजेंस है वो अगर घट गया ना बॉडी में, तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, बीमारी हो सकता है। और अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ भी गया ना, तो भी प्रॉब्लम होगा। तो यानी कि इसका करना क्या है, तो एक बैलेंस में रखना है, आ रहा समझ में। और इसे बैलेंस में रखने के लिए पता है, बॉडी में ही कुछ ऐसे ऐसे ग्लैंड्स है ना,
जो एक दो ग्लैंड्स एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं, उससे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक वर्ड आपको याद होगा, मैंने पीछे भी बताया था आपको प्लांट हार्मोन में। तो एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं और खुद ही उस मैकेनिज्म को कंट्रोल कर लेता है। क्लियर है? जिसे हम फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, वो इस सेक्शन में ना सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि अगर लेस अमाउंट में प्रेजेंट है या ज्यादा अमाउंट में भी प्रेजेंट है तो दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम होगा। तो रखना क्या है, बैलेंस रखना है। क्लियर है ना? ना ही ज्यादा ना ही कम। क्लियर है ना? तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। इसे नोट भी कर लिया होगा आपने। अगर नोट नहीं किया है तो इसे स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर बाद में नोट कर लोगे या अभी नोट कर लोगे, वीडियो पॉज करके। मैं इसे इरेज कर देता हूं। देखो अब बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, टॉपिक नहीं है वो, बस कुछ लिखूंगा मैं यहाँ पे और उसके बाद आज का क्लास यहीं पे ओवर करेंगे। लिखना क्या है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। अरे समझ में, हम कौन कौन से ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक लिस्ट आएगा, ठीक है ना, और उसी लिस्ट को हम नेक्स्ट वीडियो से फॉलो करेंगे। वो लिस्ट खत्म, ये सेक्शन खत्म, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो हेडिंग डालोगे यहाँ पे, बस ये लास्ट टॉपिक है हमारा। हेडिंग डाल दोगे कंपोनेंट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। क्या देखने जा रहे हैं? तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आएंगे, इसी को देखने जा रहे हैं और इसी इसी के साथ आज खत्म करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो आएगा वो है हमारा हाइपोथैलेमस। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हाइपोथैलेमस सर आपने लिख तो दिया, लेकिन हाइपोथैलेमस तो हमने पढ़ा था ब्रेन में, ये एंडोक्राइन सिस्टम में अब क्यों जबरदस्ती घुसाए जा रहे हो? तो याद रखना हाइपोथैलेमस का ना एंडोक्राइन सिस्टम में भी पार्ट है। यानी हाइपोथैलेमस एक समझ लो ब्रेन का वो पार्ट है जो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को जोड़ने का काम करता है। यानी हाइपोथैलेमस का दोनों फंक्शन है, न्यूरल फंक्शन भी है और एंडोक्राइन फंक्शन भी है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम एंडोक्राइन फंक्शन देखेंगे। वैसे देखो अगर आप बोर्ड लेवल पे देखो ना तो हाइपोथैलेमस का हमें यूज नहीं है, पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बताऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो। ठीक है ना? एक एक्स्ट्रा टॉपिक ही पढ़ लेंगे तो उससे क्या चला जाएगा हमारा, है ना? लेकिन इसे समझने से ना आपको दूसरे जो हार्मोन्स पढ़ोगे, दूसरे जो ग्लैंड्स पढ़ोगे ना, वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना? इसके बारे में मैं आगे की क्लास में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, लेकिन ये इंडोक्राइन सिस्टम में भी है भाई। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ मैंने ऐसा मत सोचना सर आपने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा ये इंडोक्राइन सिस्टम में कैसे पार्टिसिपेट करता है, लेकिन आज नहीं, आज बस लिस्ट बनाएंगे। दूसरा देख लो, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है ना? दूसरा क्या है हमारा? तो दूसरा है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, आपने पढ़ा होगा ये। क्लियर है? इसे देखेंगे डिटेल में। तीसरा देख लो आप, पाइनियल ग्लैंड। फोर्थ नंबर देख लो आप, थायराइड ग्लैंड। फिफ्थ नंबर देख लो आप, पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसके बाद सिक्स नंबर देख लो आप, थाइमस ग्लैंड। इसके बाद सेवंथ नंबर देख लो आप, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है ना? इसके बाद एट नंबर देख लो आप, पैनक्रियास। हाँ बिल्कुल, पैनक्रियास भी आएगा यहाँ पे। हाँ, पैनक्रियास बिल्कुल एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम एक्सोक्राइन नहीं पढ़ेंगे, पैनक्रियास वाला एंडोक्राइन को पढ़ लेंगे, एक्सोक्राइन को छोड़ देंगे, क्योंकि पैनक्रियास वाला एक्सोक्राइन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना लाइफ प्रोसेस में। याद करो, पैनक्रियास से निकलने वाले पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम्स ही तो था, तो वो क्या था, एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट था ना। तो यहाँ पे एंडोक्राइन को पढ़ लेंगे हम। ठीक है, इसके बाद नाइन्थ में लिख लो टेस्टिस। क्लियर है ना? और 10th नंबर में लिख लो ओवरीज। तो ये 10 हमें ग्लैंड्स टोटल पढ़ने हैं, जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन ये सब पढ़ेंगे हम आगे के क्लासेस में। क्लियर है ना? यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इतना आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाओ। क्लियर है ना? और दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है,
चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा अब तक, अगर नहीं किया है तो करके जाओगे। और साथ ही साथ एक बात और बता देता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने पीडीएफ वगैरह जो कुछ भी मतलब यहाँ पर ये एमसीक्यू वगैरह करवाता हूँ उसके पीडीएफ वहाँ मैं अपलोड करता रहता हूँ। और मैंने लाइव प्रोसेस का ऑलरेडी 150 एमसीक्यू करवाया है, जो कि आपके लिए एनफ है। वो एनफ इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उसमें आपके सारे सिलेबस क्या हो जाएंगे, मतलब एक तरह से रिवीजन हो जाएंगे। क्लियर है? तो उसे आप जरूर कर लोगे, अगर नहीं किया होगा तो। चलो फिर ठीक है, बाय।